हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज की जो मैं वीडियो के अंदर लेके आया हूँ वीडियो, वो आज हमारा टॉपिक है वो है लास्ट 1.5 डेज स्ट्रेटजी एंड टिप्स फॉर सीए इंटर लॉ एग्जाम्स। सीए इंटर लॉ एग्जाम अब इस 1.5 दिन के अंदर आपको कैसे तैयार करना है। आपको पता है कि आज आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर था। मैं प्रिजम्पशन लेके चल रहा हूं आपका पेपर अच्छा गया होगा। नहीं भी गया तो बेटा उसकी टेंशन नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसको गोली मारो। कई बार क्या होता है, हमारा पहला पेपर बेकार जाता है, हमें लगता है ये अच्छा नहीं गया, अब आगे के देखे क्या करना है, और आखिरी में हो क्या रहा होता है, जिसे हम छोड़ देते हैं उसमें नंबर बहुत अच्छे आ रहे होते हैं और बाकी के 3 हमने दिए नहीं होते, तो हमें चुभ रहा होता है कि यार इसमें तो 50 नंबर आ रहे हैं और मैं तो पेपर छोड़ आया था, मेरा बेकार गया है और आगे के भी नहीं दिए इस चक्कर में। तो पेपर जरूर दे के आने आगे के सारे, भले ही जो मर्जी पेपर जैसा मर्जी जाए। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो पहले मैं स्ट्रेटेजी की बात करता हूं, फिर मैं टिप्स की बात करूंगा। ठीक है, कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए पढ़ने की। आपको पता है कि आपका जो सीए इंटर का लॉ है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है कॉर्पोरेट लॉ एंड एक है अदर लॉज। राइट, जो आपका कॉर्पोरेट लॉ वाला पोर्शन है वो आपको पता है वो आप लोगों का 60 मार्क्स का है, एंड जो आपका अदर लॉ वाला पोर्शन है वो आप लोगों का 40 मार्क्स का है। और आपको पता है कि इस कॉर्पोरेट लॉ 60 वाले पोर्शन में मेनली कंपनीज एक्ट है, मेनली कंपनीज एक्ट प्लस रूल्स हैं उसके। और इस अदर लॉ में आपके 4 एक्ट है 40 नंबर के। तो आपको क्या करना है, आपका टारगेट क्या है, आपको आज का दिन पूरा जो बचा हुआ है, आज रात को टिल 12 AM तक, रात को 12 बजे तक ये 4 चैप्टर निपटा देने हैं। ये 4 चैप्टर निपटा देने आज रात को आपको 12 बजे तक। ये 4 चैप्टर आज आपको निपटा देने हैं 12 बजे तक अदर लॉ के। और इसमें भी कैसे निपटाने में अगर आपसे बात करूं, देखो इसमें ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल बहुत बड़े हैं, तो वो पहले मत उठाना। सबसे पहले अभी आपको आज करना है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, सबसे पहले वो करना है, क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट उठाकर लेके बैठ गए तो वही चलता चला जाएगा बेटे, खत्म ही नहीं होगा। ये सबसे छोटा चैप्टर है, सबसे पहले ये उठाना है। ठीक है, करने तो 4 ही है, 4 चैप्टर 40 नंबर के, मतलब हर एक चैप्टर मोटा मोटा 10 नंबर की एवरेज रखता है, वेटेज रखता है। नेक्स्ट फिर आपको करना है जनरल क्लॉजेज एक्ट। नेक्स्ट फिर आपको करना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और लास्ट में करना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो आज आपको ये 4 चैप्टर करने हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो पहले आपको सीक्वेंस वाइज पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। और आप एक चीज ध्यान रखना पेपर के अंदर, इन 2 चैप्टरों से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से मेनली स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, मेनली स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, ज्यादा टेक्निकल नहीं आते। जनरल क्लॉजेस के अंदर से स्ट्रेट प्लस केस मिक्स होता है, एक आध क्वेश्चन स्ट्रेट का आता है, एक आध क्वेश्चन मिक्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर से 90% चांस है केस स्टडीज ही आती हैं, और नेगोशिएबल के अंदर स्ट्रेट प्लस केस मिक्स होता है। तो आपको पहले आज रात का टारगेट आपका ये है कि आपको ये 4 चैप्टर निपटा लेने और इस सीक्वेंस में निपटाने हैं। ठीक है, उसके बाद कल का फुल डे, कल का आपको फुल डे, टुमारो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट निपटा देना, पूरा का पूरा। और परसों वाले दिन जिस दिन आपका पेपर है, फास्ट ट्रैक में फटाफट इसको भी निपटा देना और इसको भी निपटा देना फास्ट ट्रैक में। परसों वाले दिन तो सिर्फ आप पन्ने पलटोगे ना, पन्ने पलटोगे। आज डिटेल में कर लो इसको। अगर थोड़ा सा टाइम लग जाए, रात को 12 बजे तक नहीं भी निपट रहा, थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करना ही पड़ रहा है नेक्स्ट डे के लिए, तो कर लेना, लेकिन बेटा छोड़ना मत किसी भी हालात में। इसको तो बिल्कुल फोकस करके चलना। 40 नंबर में 4 चैप्टर है, और जब ये पूरा निपट जाए तो कल के दिन पूरा कंप्लीट हो, पूरा टाइम लगा देना फुल डे। और उसके बाद आपको परसों वाले दिन दोनों को फटाफट फास्ट ट्रैक में गो थ्रू कर लेना। और अगर फास्ट ट्रैक में गो थ्रू दोनों को नहीं कर पा रहे हो तो इसको तो दोबारा कर लेना, क्योंकि ये आज करा है तो कल एक दिन का गैप हो जाएगा, फिर परसों सुबह इसको गो थ्रू कर जाना, कंप्लीट हो, कल पूरा दिन पढ़ोगे और परसों पेपर ही होगा तो वो याद आ जाएगा। ठीक है,
ये तो हो गई कि तैयारी किस तरीके से करनी है, ठीक है, स्ट्रेटजी। अब मैं बात करता हूं कुछ टिप्स की। पहली बात, 100% पेपर बेटा पूरा अटेम्प्ट करना है, 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, छोड़ के कुछ नहीं आना, छोड़कर कुछ भी नहीं आना, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन जरूर कोट करना, सेक्शंस कोट जरूर करना, स्पेशली इन कंपनी लॉ। अदर लॉ में नहीं भी करोगे तो चलेगा, सेक्शन जरूर कोट करना। अच्छा, सेक्शन का सब सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर आपको ये पता है कि सेक्शन 125 है, ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का सेक्शन है, या आपको ये पता है कि ये इस पर्टिकुलर चीज का सेक्शन है, तो अंदर का सब सेक्शन नंबर क्या था उससे फर्क नहीं पड़ता, वो याद करना जरूरी है, लेकिन सेक्शन का मेन सेक्शन नंबर याद होना जरूरी है। हाँ, अगर सेक्शन नंबर याद है तो ही एग्जैक्ट सेक्शन नंबर लिख के आना, सेक्शन नंबर याद नहीं है और थोड़ा सा भी डाउटफुल है तो सेक्शन नंबर कोट ही मत करना। अगर सेक्शन नंबर याद नहीं है तो ऐसे लिख के आना पेपर, एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन। जैसे अगर मान लो अगर कंपनी लॉ का क्वेश्चन आ जाए और आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हो, एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फिर उसको एक्सप्लेन कर दो, एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फिर उसके बाद उसे एक्सप्लेन कर दो। या ऐसे भी लिख सकते हो, एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इतना लिखकर फिर उस चीज को जो भी उसने पूछा एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट, आपको पता है कि इतने सारे फॉर्म जाते हैं, अगर आप फॉर्म नंबर भूल जाओ कि कौन सा फॉर्म फाइल करना था, फॉर्म का नाम भूल जाओ, तो आप ऐसे लिख देना, स्पेसिफाइड फॉर्म शैल बी फाइल्ड, स्पेसिफाइड फॉर्म शैल बी फाइल्ड टू आरओसी। अब वो कौन सा फॉर्म है, मान लो जैसे अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है तो एमजीटी 14 फाइल करना होता है ना। अगर आपको फॉर्म नंबर याद है तो आप ये लिखोगे एमजीटी 14 शैल बी फाइल्ड टू आरओसी। आपको फॉर्म नंबर याद नहीं है तो आप लिख देना स्पेसिफाइड फॉर्म शैल बी फाइल्ड टू आरओसी। अगर फॉर्म नंबर याद नहीं है तो स्पेसिफाइड फॉर्म वर्ड यूज कर देना। नेक्स्ट, अगर आपको पता है हर एक फॉर्म फाइल करने की डे लिमिट होती है, 25 दिन, 30 दिन, 15 दिन ऐसे होती है ना। अगर आपको टाइम लिमिट याद है कि जैसे मान लो अगर टाइम लिमिट याद है तो आप ऐसे लिखना, दिस फॉर्म, अगर मान लो अगर कोई फॉर्म 30 दिन में फाइल होता है तो आप ऐसे लिखोगे, दिस फॉर्म शैल बी फाइल्ड within 30 days of passing resolution, of passing special resolution to ROC, of passing special resolution to ROC। अगर आप टाइम पीरियड भूल जाओ, अगर आपको टाइम पीरियड याद नहीं आ रहा कि कौन सा फॉर्म कितने दिन में फाइल होता है, तो आप ऐसे लिख के आ सकते हो कि दिस फॉर्म shall be filed to ROC within stipulated time period, within स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। इसका मतलब टाइम पीरियड याद है तो डेज एग्जैक्ट लिख दो, टाइम पीरियड याद नहीं है तो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट, और 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, हाथ चलाना है, क्योंकि लॉ का पेपर लेंथी होता है, वो छूट जाता है, हाथ जरूर तेज चलाना है। और नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है एमसीक्यू में, तो अगर तुक्का भी लगाना हो तो लगा के आना, लेकिन छोड़ के कुछ मत आना। 6 पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है, कोई भी आंसर लिख रहे हो, कोई भी आंसर लिख रहे हो तो कम से कम अगर 5 मार्क्स का आंसर है तो कम से कम फ्रंट पेज पूरा भरना है। अगर 5 मार्क्स का आंसर है तो फ्रंट पेज पूरा भरना है, फ्रंट पेज पूरा फिल करना है। मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 5 नंबर के लिए फ्रंट पेज पूरा भरना है कम से कम। अगर आपको लगता है कंटेंट आपके पास कम है और पूरा पेज नहीं भरेगा तो उसको फॉर एग्जाम्पल देकर बड़ा करके लिखो, और अगर ऐसे भी नहीं आ रहा, एग्जाम्पल देने के बाद भी छोटा हो रहा है, तो लास्ट में कंक्लूजन डाल दो, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस, और ऊपर वाला पैराग्राफ वापस नीचे, ठीक है। लेकिन 5 नंबर का आंसर है तो कम से कम फ्रंट पेज पूरा भरना है। तो इसी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो, मतलब इसी के अकॉर्डिंग देख लो कि अगर 8 नंबर का होगा तो फ्रंट पेज पूरा और नेक्स्ट वाला पेज आधा, अगर कोई आंसर 8 नंबर का है। और अगर 4 नंबर का है तो फ्रंट पेज को भी पूरा मत खत्म करना, उससे पहले ही खत्म कर देना आंसर को, ठीक है। और आंसर को बड़ा करने के लिए शीट पे मार्जिन क्रिएट कर देना, मार्जिन राइट साइड पे। अब मार्जिन ना, मार्जिन छोटा मार्जिन लगना चाहिए, ये नहीं कि साला बीच में मार्जिन काट दे शीट ही आधी हो गई, है ना। मार्जिन तमीज वाला लगे, ये हो गई बात। और नेक्स्ट पॉइंट, आंसर्स को सीक्वेंस में लिखना है, आंसर्स को सीक्वेंस में। अच्छा, मेरा सीक्वेंस का मतलब ये नहीं है कि देखो जो नॉर्मली जो आंसर आपको पहले आता है पहले वहीं से स्टार्ट करना। अगर आपको आंसर नंबर 6 पहले आता है तो 6 से स्टार्ट करो, आपको 5 पहले आता है 5 से स्टार्ट करो। सीक्वेंस का मतलब क्या है, आप जैसे आंसर नंबर 6 कर रहे हो, उसके बाद 4 कर रहे हो, उसके बाद 2 कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो कर सकते हो। लेकिन जो इंटरनल पार्ट्स है ना, इंटरनल पार्ट्स, उनको सीक्वेंस में ही करना है। जैसे मान लो क्वेश्चन 1 का ए है
तो क्वेश्चन 1 का बी है, क्वेश्चन का 1 का सी है, तो ये साथ साथ करना 1A 1B 1C, है ना। अब क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 6 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सीक्वेंस मेंटेन नहीं करना, लेकिन जो इंटरनल पार्ट्स है उसमें सीक्वेंस मेंटेन करना है, ठीक है। एक ये बात हो गई। नेक्स्ट चीज, प्रॉपर स्लीप लेके जाना। अब प्रॉपर स्लीप का ये नहीं कि 8 घंटे की नींद ले जाओ, 5-6 घंटे की नींद तो लेके जाना, ताकि फ्रेश माइंड से पेपर दो, बेहोश ना हो जाओ, ठीक है। और कोई पॉइंट है मेरे दिमाग में? हाँ, अगर पेपर में डिस्टिंग्विश आ जाए, किसी चीज का डिस्टिंग्विश आ जाए, अगर पेपर में वो डिस्टिंग्विश आपको प्रॉपरली क्लियर है, डिफरेंस बिटवीन आपको प्रॉपरली क्लियर है, तो आप टैबुलर फॉर्म में बनाना। और डिफरेंस बिटवीन अगर प्रॉपरली क्लियर नहीं है, तो फिर उस केस के अंदर आप उसको पैराग्राफ फॉर्म में आंसर को लिखना, ठीक है। बस यही है बेटा, ये मेन पॉइंट है, छोटी छोटी बातें, लेकिन ध्यान रखना। और अपना एडमिट कार्ड वगैरह लेके जाना, कुछ भूलना मत। और जैसा भी होगा, अगर पेपर देख के ऐसा शौक हो जाओ कि यार ये तो मेरे को आता ही नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो अपना माइंड डाइवर्ट करके आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। अगर कोई क्वेश्चन पढ़ते ही, देखते ही समझ नहीं आ रहा है कि यार ये मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, ये तो मैंने सुना ही नहीं है, तो वो एकदम उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पहले आगे बढ़ जाओ, देखो जो आते कौन कौन से, पहले उनको करो, फिर बाद में जो छूट गए उन पर बाद में फोकस करना, उसके लिए जगह छोड़ दो। अच्छा, नेक्स्ट एक पॉइंट जो समझने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि पेपर के अंदर कहीं से भी आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि पेलना नहीं है। अगर पेपर में वो आंसर 5 नंबर का पूछ रहा है और आप पे कंटेंट कम है, तो पहले मेन जो बातें हैं, जो ऊपर आपको लगता है कि इस आंसर में जरूर चाहिए, वो मेन ऊपर लिखो, फिर आखिरी की बात जो थोड़ी बहुत पेलनी है वो बीच में कहीं लिखना। पता बच्चा क्या करता है, पहले घुमाता फिराता आंसर स्टार्ट करता है, उसने पूछा कुछ हो रहा है, पहले घुमाएगा फिराएगा, आखिरी में कंक्लूजन देगा, नहीं है ऐसे है ऐसे है। आप मेन आंसर पहले 3-4 लाइनों में से दिखा दो, क्योंकि उस पर इतना टाइम नहीं होता कि पूरा पड़ेगा। अगर आप हल्का सा भी आंसर डाउटफुल में और आपको कुछ उसके बारे में पता, तो पहले वो मेन जो पता ऊपर लिखो, पेलने वाली बातें नीचे वाली में करना, नीचे थोड़ा सा नीचे जाके करना। बस यही बात है थी बेटा। ऑल द बेस्ट, पेपर करके आओ अच्छे से, भगवान ने चाहा सब अच्छा होगा। एंड इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। कीप कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, एक बार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जिसको मानते जरूर मत्था टेक के जाना, और माँ बाप के प्यार छू के जाना, अच्छा होगा, बरकत आती है। और मतलब उनकी जो दुआ होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं काम करती है, बिल्कुल करती है ना, पॉजिटिविटी आती है। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।